जो बात हम लोगों ने करी थी वो टाइप्स ऑफ सीएसएस की बात करी थी। हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस की बात कर ली थी, एक्सटर्नल या एम्बेडेड सीएसएस की बात कर ली थी, और एक्सटर्नल सीएसएस की बात करी थी हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने इनलाइन की बात करी थी, इनलाइन सबको समझ में आ गया था। एक्सटर्नल की भी बात करी थी और इंटरनल की भी बात कर ली थी। तो आज एक ये आपके सामने एक टेबल दिख रही है जिसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं और उनके सिंटैक्स भी हैं और उनका डिस्क्रिप्शन भी है। तो पहला है क्या, बैकग्राउंड कलर। तो अगर आपको किसी पेज में कुछ बैकग्राउंड वगैरह लगाना हो या किसी टैब में कोई बैकग्राउंड लगाना हो तो आप बैकग्राउंड कलर कोलन वैल्यू और सेमी कॉलन से टर्मिनेट करके कर सकते हो। तो किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड में ये कलर पिक कर दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं और देखते हैं, हमने दिया H1 और H1 में ही लगा दिया क्या, स्टाइल पहले लगाएंगे, स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर रेड। ट्राई करते हैं कि चलता है या नहीं चलता है। तो फर्स्ट html.css, ध्यान से देखो तो H1 का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। कैसे लगाया, H1 की एक यहाँ पे स्टाइल सीट तो हमने कनेक्ट करी है, हमने यहाँ पे एक इनलाइन भी दे दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इनलाइन दे दिया। अब अगर इससे बचना चाह रहे हो तो H1, यहाँ पे देखो H1 नहीं डिफ़ाइन है तो एक H1 डिफ़ाइन कर देते हैं। तो डॉट H1, डॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्लास सेलेक्टर लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दें, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड के जगह हम कुछ और कर देते हैं, हमने दे दिया ब्लू। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लू। अब यहाँ से ये हटा देते हैं। तो एक तो तरीका ये था कि यहाँ से लगा लो, और दूसरा तरीका क्या है कि सीधे जाके CSS में चेंज कर दो, तो अपने आप क्या होगा, आपके पेज पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक ये काम नहीं किया, शायद कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। देखते हैं, सर वो बैकग्राउंड से मैच हो गया शायद। किससे मैच हो गया, नहीं मैच तो नहीं हो रहा है। H1 में CSS की फाइल फिर से चलते हैं और ये तो ठीक है, सॉरी डॉट H1 है ना। देना पड़ेगा शायद। कौन सा, सॉरी हम क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं क्या बता रहे हो आप लोग। डॉट ले लिया यहाँ पे, ओके गड़बड़ हो गया। सर आपने क्लास सिलेक्टर बिल्कुल, अब काम करेगा नाउ। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्टर लिया था तो यहाँ पे हमें क्लास ऐड करनी पड़ती है अपने HTML कोड में, वो हमने करी नहीं थी, है ना, इसीलिए वो चल नहीं रहा था। तो फिर इसको हमने नॉर्मली किया तो नॉर्मली यहाँ पे काम कर गया। तो अब देखो H1, हम फिर से एक H1 लेते हैं इस अपने कोड में, एक H1 यहाँ ले लेते हैं। तो ध्यान से देखना, अब हमने एक जगह डिफ़ाइन कर दिया है और यहाँ पे हेलो आई एम ब्लू ये लिखते हैं और सेव करा, और देखो अब रन कराते हैं तो ये वाला भी H1 ब्लू कलर से आएगा, आ रहा है ना, ये वाला H1 भी ब्लू कलर से आ रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी कि बैकग्राउंड कलर कैसे काम करता है। ठीक है, फिर आता है कलर। कलर क्या है, कलर बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है कि आप जो इस पैराग्राफ में कंटेंट लिखोगे वो किस कलर से डिस्प्ले होंगे। ठीक है, जैसे हम H1 में ही डिफ़ाइन कर देते हैं क्या, ये, ठीक है, ये लाइट ग्रीन हो गया। अब H1 में जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो कैसे आएंगे, लाइट ग्रीन से आएंगे। तो एक मिनट पहले इसका हमें ब्लू हटाना पड़ेगा, इसको ब्लू हटा के हम कर देते हैं क्या, वाइट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा के क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। वाइट का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, पिंक कर देते हैं। अब सेव करते हैं। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी बनाना बहुत अच्छा वो होता है। तो देखो ग्रीन कलर से आ रहा है ना, लाइट ग्रीन। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर आपका
बैकग्राउंड मतलब कंटेंट के पीछे, कंटेंट के बैकग्राउंड में जो कलर है उसको डिफाइन करेगा, और कलर आपका क्या करेगा, कंटेंट का कलर डिफाइन करेगा। कलर आपका क्या कर रहा है, कंटेंट का कलर डिफाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पे इट डिफाइंस द कलर ऑफ टेक्स्ट ऑफ एन एलिमेंट, ये जो लिखा हुआ है IT डिफाइंस द कलर, ये कौन डिसाइड करेगा, कलर डिसाइड करेगा कि ये ब्लैक कलर से लिखा जाएगा कि रेड कलर से लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में ये जो लेवेंडर कलर लगा हुआ है, आई एम गेटिंग दैट कि लेवेंडर ही है, मेरा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ख़राब है, मुझे कलर से तो पता नहीं है, फिर भी लेवेंडर टाइप का हमें लग रहा है। तो ये जो लेवेंडर कलर है वो कहाँ से आया, वो बैकग्राउंड कलर से आया। कहाँ से आया, बैकग्राउंड कलर से आया। ठीक है। उसके बाद पैडिंग, तो पैडिंग आपको पता ही है कि कंटेंट बॉर्डर से कितना मतलब कुशन लेके रहेगा, कितना स्पेस मिल जाएगा कंटेंट को, तो ये पैडिंग डिसाइड करेगा। मार्जिन, लेफ़्ट राइट से कितना मार्जिन छूटेगा, कितने पिक्सल्स का, कितने परसेंटेज का मार्जिन छूटेगा। फॉन्ट फैमिली, अब यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, बेसिकली फॉन्ट फैमिली हम तब डिफ़ाइन करते हैं जब हमें कुछ अट्रैक्टिव लिखना हो। ठीक है, कुछ हमें अट्रैक्टिव लिखना हो। ध्यान से देखिएगा, अभी नॉर्मल फ़ॉन्ट में आपका हेलो ऐसे लिखा है, लेकिन हमने चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली लगा दिया, तो अब देखो आपका ये कंटेंट पर्टिकुलर उस फ़ॉन्ट फैमिली की राइटिंग डिज़ाइन में आ रहा है, जो फ़ॉन्ट फैमिली अभी हमने लगाई। तो हमने अभी कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली लगाई, कर्सिव लगाई। कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली लगाई, कर्सिव लगाई। अब आप कहोगे कि हम फ़ॉन्ट फैमिली कैसे लिखेंगे, तो फ़ॉन्ट फैमिली लेने के लिए आप नोट पैड पर चले जाना। ठीक है, और नोट पैड पे आप चले जाना, फ़ॉन्ट पे चले जाना। ठीक है, कहाँ चले जाना, फ़ॉन्ट पे चले जाना। और फ़ॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ से देखो तो ये ढेर सारे फ़ॉन्ट्स हैं। मान लो हमने ये वाला ले लिया, Ctrl+C करा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, कर्सिव की जगह फ़ॉन्ट फैमिली हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अब इसको देखते हैं तो देखो ये चेंज हो गया ना। और अच्छी फॉन्ट, और अच्छा कुछ डिज़ाइन लेना है तो मान लो ये वाली डिज़ाइन लेनी है, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लो, नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप अपने कोड पे चलो और इसको हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो, जो अभी आपने कॉपी किया था। तो एडवर्डिन स्क्रिप्ट ITC कुछ करके आया, सेव करो और रन करा दो। ध्यान से देखो चेंज हो गया ना। तो हमारा टेक्स्ट, हमारा कंटेंट किस तरह के राइटिंग का डिज़ाइन यूज करके लिखा जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, फॉन्ट फैमिली डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, फॉन्ट साइज़ डिसाइड करेगा। फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, फॉन्ट साइज़ डिसाइड करेगा। कैसे करके देख लेते हैं, तो चलते हैं। और H1 में ही अभी हम सारे चेंजेस कर रहे हैं। H1 में लिखा फॉन्ट साइज़ क्या, 50 पिक्सल्स। रिफ्रेश, देखो फॉन्ट साइज़ बढ़ गया। हमने कहा कि अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको कर देते हैं कितना, 90 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करा, ध्यान से देखो फॉन्ट का साइज़ बढ़ गया। फिर हमने कहा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, हमने कहा इसको 10 पिक्सल कर दो। क्या कर दो, 10 पिक्सल कर दो। यहाँ पे ले आए, देखो अब 10 पिक्सल, लेकिन बहुत छोटा हो गया, तो इसको एक काम करो 40 पिक्सल पे रहने दो। तो 40 पिक्सल कर दिया, तो 40 पिक्सल पे अच्छा लग रहा है। तो फॉन्ट साइज़ क्या कर रहा है, फॉन्ट का साइज़ बता रहा है। फिर होता है टेक्स्ट अलाइन, मतलब वही पुरानी कहानी कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होगा। तो हम H1 में लगा दिए कि H1 में जो कुछ भी लिखा है वो लेफ़्ट साइड में आए। H1 में जो कुछ भी लिखा है वो कैसे आए, लेफ़्ट साइड में। ध्यान से देखो H1 में जो कुछ भी लिखा है वो क्या हो गया, लेफ़्ट साइड में आ गया। H1 में जो कुछ भी लिखा है वो कैसे आ गया, लेफ़्ट साइड में आ गया। तो ये समझ में आया कि आपका ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट अलाइन क्या कर रहा है, टेक्स्ट अलाइन क्या कर रहा है भाई, अलाइनमेंट चेंज कर रहा है, पर्टिकुलर कंटेंट्स के अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बॉडी में ही लगा दें, क्या बॉडी में ही हमने लगा दिया कि टेक्स्ट अलाइन जो हो वो लेफ़्ट हो जाए, तो बॉडी में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट हो जाएंगे ना। बोलो, हमने लगा दिया राइट, तो अब बॉडी में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
है ना। तो देखो बॉडी में ये, अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था बट आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर आपने तो बॉडी में लगा दिया तो H1 भी तो बॉडी में है, तो H1 अभी लेफ्ट ही है जबकि बॉडी पूरी की पूरी कनेक्ट होके किधर चली गई, शिफ्ट होके राइट साइड में चली गई। ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बॉडी तो हमने राइट कर दिया, लेकिन H1 में हमने अलग से स्पेसिफाई करा है कि H1 का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। समझ में आया कुछ, कि बॉडी में अगर आपने चेंजेस करे हैं तो ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपने किसी टैग में HTML के किसी एलिमेंट में आपने अलग से कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या होगा, वो उस टैग के हिसाब से चलेगा, ना कि बॉडी के हिसाब से चलेगा। समझ में आया? यस सर। अब जैसे हम थोड़ा सा एक यहाँ पे सिमिलरिटी लाने की कोशिश करते हैं, हम बॉडी में ही फॉन्ट साइज डिसाइड कर देते हैं, तो ताकि आपके पेज में कहते हैं ना, जैसे आप लोग कहते हो कि जो भी कंटेंट आप लिखो सब एक ही साइज के दिखें, तो ऐसे में H2 में मान लो 30 पिक्सल दे दिया, P में हमने 50 पिक्सल दे दिया, H1 में 40 पिक्सल दे दिया, सब मतलब छोटे बड़े आ रहे हैं, लेकिन हमने दे दिया बॉडी में ही कितना, 50 पिक्सल, और इसको रन कराए तो पूरी बॉडी हमारी 50 पिक्सल की हो जाएगी। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, H1 वगैरह थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन टैग्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबके इन वाले टैग्स को हटा देते हैं, पिक्सल सबका हम हटा देते हैं, सिर्फ बॉडी में रहने देते हैं और इसको रन कराते हैं। तो इसको रन कराया तो अब आप देख रहे हो, अब आपके सारे कल जितने भी चीज़ें थी वो क्या हो गई, एक ही तरह से दिख रहा है, मतलब पूरा पेज आपका एक ही तरीके से दिख रहा है। तो समझ में आया कि बॉडी में अगर हम कोई एट्रीब्यूट देंगे, कोई भी एट्रीब्यूट डिसाइड करेंगे तो वो पूरे पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, पूरे पेज पे क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर किसी कंटेंट को हमें अलग से स्पेसिफाई करना है तो उस कंटेंट में हम अलग से चीज़ें स्पेसिफाई करके उस कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी CSS की, अगर इन्हें नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो लगभग हर टैग के साथ चल जाती हैं, जैसे कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, मार्जिन हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, टेक्स्ट अलाइन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ हम बात करेंगे HTML के क्लासेस की बात करेंगे, HTML की CSS की क्लासेस की बात करेंगे, कैसे क्लास से हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। तो द HTML क्लास एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सिंगल और मल्टीपल क्लास नेम्स। क्लास नेम हमने कल भी बना के हम लोगों ने चेक किया था, फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंगल या मल्टीपल जो हैं हम क्लास नेम्स क्रिएट कर सकते हैं। द क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। उस क्लास नेम को यूज़ कौन करेगा, CSS और जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, किस लिए, HTML एलिमेंट्स को इन्हेंस करने के लिए। ठीक, कैसे, तो एक क्लास एट्रीब्यूट जो होता है वो स्टाइल टैग में डिफाइन होता है, और कैसे, एक डॉट के सिंबल के साथ। जैसे हेडिंग्स, यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग्स, तो यहाँ पे एक डॉट सिंबल है। जैसे हम अपने CSS पे चलें तो ये ग्रीन डॉट ग्रीन लगा हुआ है ना, ये क्लास है, ये रेड है, ये तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। ठीक है, यस सर। तो HTML क्लास एट्रीब्यूट कैन बी डिफाइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में कि क्लास एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्लास एट्रीब्यूट स्टाइल टैग के अंदर विद द डॉट सिंबल या सेपरेट सिंबल जो होगा उसके साथ बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये चाहे आप इंटरनल CSS में बना रहे हो और चाहे एक्सटर्नल CSS में बना रहे हो, ठीक है, तो इनको इसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेड है, हेड के अंदर क्या हुआ, हेडिंग्स,
हेड के अंदर क्या हुआ, हेडिंग्स, और हेडिंग्स का कलर इन्होंने क्या डिफाइन कर दिया है, लाइट ग्रीन। फॉन्ट फैमिली क्या डिफाइन कर दिया है, कर्सिव, और बैकग्राउंड कलर क्या डिसाइड कर दिया है, ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या डिसाइड कर दिया है, ब्लैक। अब इस वाले को हम यहाँ से उठा लेते हैं और अपने HTML में चलते हैं। ठीक है, और HTML में हम ये चीज़ें रख देते हैं। थोड़ा सा इसकी एडिटिंग कर लेंगे। आप लोग कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप लोग पूरा कोड टाइप करिएगा। टाइप करने से कोड्स आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, प्लस चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हमने डॉट हेडिंग्स नाम की एक क्लास बनाई स्टाइल टैग के अंदर, और वहाँ पे कलर दे दिया क्या, लाइट ग्रीन दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दिया कर्सिव, और बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ब्लैक। ठीक है, तो अब जो भी हम हेडिंग्स लिखेंगे उनमें ये चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए, है ना। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमने हेडिंग्स बना लिया। ठीक है, हमने हेडिंग्स क्या कर लिया है, बना लिया है। अब चलिए इसको देखते हैं यूज कैसे करना है। तो H1 में हमें क्या करना है, यूज करना है। तो हमने लिखा क्लास, क्या लिख लिया, क्लास, और क्लास में क्या लिख लिया, हेडिंग्स, क्या लिख लिया, हेडिंग्स, और इसको कॉल करा लिया। नाउ अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखो हेडिंग्स का जो कलर था वो क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये सारी चीज़ें आ गई या नहीं आ गई। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि केवल H1 में ही आई हैं, क्योंकि क्लास हेडिंग्स हमने यहाँ पे कॉल करी है। यहाँ पे भी कर लें तो लिखते हैं क्लास, और यहाँ पे क्या लिख दिया, हेडिंग्स लिख दिया। तो अब इस वाले पैरा आई एम कलर्ड विद इंटरनल डुप्लीकेट, ये वाला भी क्या होगा, इसी तरीके से रंग जाएगा। देखो ये भी इसी तरीके से लिख गया ना। तो ये समझ में आया कैसे आप क्लास बनाओगे और कैसे उसको यूज करोगे। यस सर। अब आसानी से आप बना लोगे, आई थिंक क्लास बना के आराम से उसको यूज कर सकते हो। और ध्यान देना यहाँ पे स्टाइल में भी हमने कुछ क्लासेस जैसे ग्रीन बनाया है। मान लो यहाँ पे हम इस वाले पैराग्राफ में वो वाली CSS, अलग से CSS हमने सेव करी थी, तो हमने क्या लिख दिया, ग्रीन लिख दिया। तो अब ये जो आई एम कलर्ड विद इंटरनल CSS वाली लाइन है, ये उस हिसाब से हो जाएगी। ध्यान देखो इसका कलर चेंज हो गया ना। तो हमने आपको इंटरनल भी बता दिया और एक्सटर्नल वाला कैसे कॉल करना है ये भी बता दिया। लेकिन जो आप एक्सटर्नल CSS करोगे उसमें ये लाइन लिखना कंपलसरी है, जिसमें आपको बताना है कि रिलेवेंसी क्या है इस डॉक्यूमेंट की, टाइप क्या है, और उसकी लोकेशन, उस फाइल की लोकेशन जिसको आप इस HTML डॉक्यूमेंट से क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो। ये इतनी चीज़ें देना क्या है, कंपलसरी है। समझ में आया? यस। ओके, तो चलिए अब ये इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं आपके क्लासरूम में दे दूंगा, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग क्लास एलिमेंट जो है, क्लास एट्रीब्यूट जो है, वो HTML फाइल में ही यूज कर सकते हो, और ये केस सेंसिटिव होता है क्लास नेम। अगर आपने यहाँ पे ग्रीन की बात करी, हमने यहाँ ग्रीन लगाया और इसको बड़ा कर देते हैं, G बड़ा कर देते हैं, जबकि फाइल में छोटा G था, तो ये काम नहीं करेगा। ध्यान दो, इसमें हमने कहाँ पे लगाया है, आई एम कलर्ड विद इंटरनल, और इसको हमने सपोज दैट, चलो हम रेड वाला लगा लेते हैं, तो इसको RED रेड कर दिया और इसको सेव करा। नाउ इसको रन कराते हैं, तो देखो काम नहीं किया है ना। लेकिन यहीं पे इसको हम क्या कर दें, R को छोटा कर देते हैं, और अब सेव कराते हैं और रन कराते हैं, तो ध्यान से देखो इसका कलर चेंज हो गया है ना। तो क्लास नेम्स हमेशा क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। क्लास नेम्स क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे। समझ में आया? यस। ओके।
अब जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है। जावा स्क्रिप्ट अभी हम यूज़ नहीं किए हैं, तो अभी हम ये इस पे आएंगे नहीं, इसको अभी हम लीव कर रहे हैं। अब मल्टीपल क्लासेस की बात करें तो आप लोग मल्टीपल क्लासेस भी बना सकते हो। मल्टीपल क्लासेस कैसे बनाओगे? जैसे आपने अभी हेडिंग्स का बनाया था, तो यहाँ पे हेडिंग्स ख़त्म हुआ, यहीं पे आप लिख दो डॉट, और यहाँ पे लिख दो क्या, कुछ और नाम लिख लेते हैं, कुछ नाम में लिख लेते हैं राहुल लिख लेते हैं, ठीक है। अब राहुल में हम क्या बनाने जा रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। तो हमने लिख लिया कलर, कलर इज इक्वल्स टू हमने दे दिया क्या, हैज़ दे दिया हमने 5511 और ए, ठीक है, ये एक कलर दे दिया, और फिर टर्मिनेट किया, और फिर यहाँ पे लिख दिया क्या, फॉन्ट साइज़, या फॉन्ट साइज़ ही लिख देते हैं। फॉन्ट साइज़ हमने लिख दिया क्या, 50 पिक्सल्स, ठीक है, 50 पिक्सल्स लिख दिया। और फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं, फॉन्ट देख लेते हैं कोई अच्छा सा, मान लो ये ले लिया, ओके कर दिया, इसको हटा देते हैं, फॉन्ट फैमिली ये ले लिया, ये हो गया। और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज है ही। तो अब देखो एक टैग, एक क्लास ये हो गया और दूसरी क्लास आपकी ये हो गई। अब इसको भी हम यूज़ करते हैं। तो इस वाले पी में हमने क्या लिखा, क्लास, और इस क्लास में हमने क्या लिख दिया, राहुल था, ठीक है, ये राहुल सेव कर दिया। नाउ अब रन कराते हैं, तो ध्यान से देखो इसका चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। तो एक साथ कई क्लास सेलेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, एक साथ कई क्लास सेलेक्टर्स हम अपने डॉक्यूमेंट, कई क्लास सेलेक्टर्स अपने डॉक्यूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। यस सर। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद सेम क्लास को एक क्वेश्चन और भी है कि सेम क्लास, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग्स यूज़ करा, तो हेडिंग्स क्या किसी दूसरे टैग के साथ यूज कर सकती? बिल्कुल कही। हमने देखो यहाँ पे H1 के साथ भी यूज़ करा है और यहाँ पे P के साथ भी यूज़ करा है। तो एक से ज़्यादा टैग के साथ क्लासेस जो हैं वो यूज करी जाती हैं, करी जा सकती हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट आपका जो होता है क्लास सेलेक्टर के बाद होता है आपका आईडी। आईडी से भी हम लोग क्या करते हैं, CSS या जावा स्क्रिप्ट वगैरह अप्लाई करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट पे। तो अगर हम CSS की बात करें तो वी कैन ईजिली सेलेक्ट एन एलिमेंट विद द स्पेसिफिक ID बाय यूजिंग द हैश सिंबल फॉलोड बाय ID। ध्यान दीजिएगा, क्लास बनाने के लिए हम डॉट सिंबल का यूज़ कर रहे थे क्लास बनाने के लिए, और आईडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैश सिंबल का यूज़ करेंगे। आईडी बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, हैश सिंबल का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि क्लास बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है और आईडी बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट वहीं अगर जावा स्क्रिप्ट की बात कर ही लेते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में आईडी कैसे निकलेगी, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से। वो प्रोग्रामिंग का चीज़ है, वो जब हम लोग वहाँ पे करेंगे तो देखेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये हम पूरा उठा लेते हैं और इसको आपके उसमें समझाते हैं। एक नई फाइल हम बनाते हैं, ओपन करते हैं क्या, आईडी सेलेक्टर, id selector डॉट html, id selector डॉट html, ये चीज़ें आ गई। अब ये हमें डिलीट करनी पड़ेंगी। ये इसके साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है मेरे पास कि हमें थोड़ा सा इस पर काम करना रहता है, ठीक है। आप लोग कॉपी पेस्ट मत करना, आप लोग कोड्स को अपने हाथों से लिखना, इससे आपको हाथों को काफ़ी आराम मिलेगा और आपको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर होगा,
तो ध्यान से देखिएगा, इस टैग में कुछ आपको दिख रहा होगा। अब ये मत कहना कि हाँ दिख रहा है, कुछ कलरफुल टेक्स्ट लिखे हुए हैं। कलरफुल टेक्स्ट तो हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ दिख भी रहा होगा, कुछ कोड्स लिखे हैं जिनसे आपकी जान पहचान बहुत पहले से है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे HTML हेड, टाइटल, ये सब कुछ आपको पता है। स्टाइल के अंदर आए, अब यहाँ पे डॉट कार्स लगा देते तो क्या हो जाता, क्लास सेलेक्टर हो जाता, लेकिन हमने क्या लगाया, हैज़ लगा दिया। तो हैज़ क्या हो गया, ID सेलेक्टर हो गया, और सब कुछ वही है, बस सेलेक्टर्स बदल गए। वो क्लास सेलेक्टर था और ये क्या हो गया, ID सेलेक्टर हो गया। अब ये बना लिया, स्टाइल क्लोज करा, हेड क्लोज करा, बॉडी में आए और पैराग्राफ में लिख दिया क्या, यूज CSS टू स्टाइल एन एलिमेंट विद द ID। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। और उसके बाद ध्यान से देखो, वहाँ पे हम क्लास सेलेक्टर यूज़ कर रहे थे तो क्लास यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम क्लास सेलेक्टर यूज़ कर रहे थे तो क्लास यूज़ कर रहे थे। बट यहाँ पे ID सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ID यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ID। तो ध्यान से देखो, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे कहीं आपकी फ़ाइल एक बनी होगी अभी, ID सेलेक्टर। तो ध्यान से देखो, कार आपका इस तरीके से दिख रहा है, बाइक्स आपका इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, बस क्या है, यहाँ पे हैज़ यूज़ हो गया है डॉट की जगह, और यहाँ पे क्लास की जगह क्या यूज़ हो गया है, ID यूज़ हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्लास आपने यूज़ करी है और यहाँ पे डॉट सिंबल आपने यूज़ करा है, और यहाँ पे क्या कर दिया है, हैश सिंबल यूज़ करा और यहाँ पे ID यूज़ कर दिया है। क्लियर है? यस सर। ओके। सर हाँ जी, ID और क्लास तो सेम है, वर्क तो सेम ही है दोनों का, हाँ जी, बस तो उसमें डिफरेंस डिफरेंस बस कुछ हैश नहीं। और डॉट का है। ID सेलेक्टर, अगर आप ID सेलेक्टर बनाना चाह रहे हो तो ID सेलेक्टर यूज़ कर लो, और अगर आप क्लास सेलेक्टर बनाना चाह रहे हो तो क्लास सेलेक्टर यूज़ कर लो। वो डिपेंड आप पे करता है। बहरहाल इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है जो आगे जावा स्क्रिप्ट में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जब आपको जावा स्क्रिप्ट अप्लाई करनी होगी तो ID सेलेक्टर ही ज़्यादातर आप प्रिफर करोगे। ओके सर। ठीक है, बात वही थी कि बिग भी वही काम कर रहा था, बोल्ड भी वही कर रहा था, स्ट्रॉन्ग भी वही कर रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब ध्यान से देखो, ये आ गया, फिर उसके बाद ये जावा स्क्रिप्ट यूज हो गई, तो ये अभी हमें करनी नहीं है, ये छोड़ दो। तो ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर है ना? जी सर। यस ओके, सर। तो Yes, sir. CSS में हम इतना ही रखेंगे। हमने आपको CSS बता दिया, CSS क्या होता है, CSS के टाइप्स बता दिए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, और टैग सेलेक्टर और ID सेलेक्टर, मतलब क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर दोनों भी, वो भी हमने आपको बता दिया। हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, कॉमन प्रॉपर्टीज़ हमने बता दी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्टिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जहां से आपको ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। वैसे CSS का रूल होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगती हैं, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, कितनी याद करोगे, आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, CSS का बेसिक था। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।